हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है नेशनल वेलबींग का टॉपिक है। इस टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम के बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, हेल्थ सेक्टर के बारे में बात करेंगे, एजुकेशन सेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे वेरियस एस्पेक्ट के बारे में इस टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। जो नेशनल वेलबींग का टॉपिक है, अगर इसको स्टार्ट करें तो देखते हैं कि हमारे देश में जो क्राइम डेटा है वो क्राइम की बारीकियों को कैप्चर नहीं कर पाता। जो क्राइम की जो बारीकियां उसे कैप्चर नहीं कर पाता है। अगर बात किया जाए तो पूरे देश में, यानी हमारे देश की बात की जाए तो हमारे देश में बहुत सारी प्रेगनेंसी ऐसी होती जिनमें महिला की कंसेंट नहीं ली जाती, जिसमें जो वुमेन है उसकी कंसेंट यानी उसकी रजामंदी नहीं ली जाती। हालांकि उसमें मैरिज का पर्दा होता है, यानी एक बार मैरिज कर ली गई तो हस्बैंड को लगता है कि उसकी वाइफ के ऊपर उसका राइट है, वाइफ के ऊपर उसका अधिकार है और उसके साथ वो फिजिकल रिलेशन बना सकता है, लेकिन बिना कंसेंट के। यानी अगर उसकी रजामंदी नहीं है, अगर उसकी कंसेंट नहीं है, उसके बावजूद वो उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना सकता है। हमारे देश में जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जो घरेलू हिंसा होती है, जो उसमें फिजिकल असॉल्ट किया जाता है, जो फिजिकल वायलेंस होता है, या कि जो मेंटल ट्रॉमा से होकर जो महिला होकर गुजरती है, जिसके साथ घरेलू हिंसा हुई होती है, जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ रहता है, जो मेंटल ट्रॉमा रहता है, जो मेंटल वायलेंस किया जाता है, तो जो फिजिकल वायलेंस होता है और जो मेंटल वायलेंस होता है, इसे डॉक्टर कैप्चर कर लेता है। इसे कोई भी डॉक्टर या कि फिर जो क्लिनिक है वो कैप्चर कर सकती है। लेकिन अगर बात किया जाए तो जो यानी फोर्सफुली या कि जो कंसेंट के बिना या कि रिग्रेटफुल तरीके से जो महिला के द्वारा कंसीविंग की जाती है, जो महिला के द्वारा कंसीव किया जाता है, तो उसको उसके जो पूरे का पूरा डॉक्टर्स भी होते हैं उसे कैप्चर नहीं कर पाते और उसका महिला की हेल्थ के ऊपर, जो वुमेन जो प्रेग्नेंट है उसके हेल्थ के ऊपर और उसके बच्चे की हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में डॉक्टर भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और बहुत सारी जो थॉट्स है, बहुत सारी चीजें हैं, वो भी इसमें अनुमान नहीं लगा सकते। तो हम यहाँ पे पूरे को पूरा प्रेगनेंसीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे देश में अगर बात किया जाए तो जो ह्यूमन कैपिटल है, जो ह्यूमन कैपिटल है एंड ह्यूमन पोटेंशियल, हमारे देश में जो ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन पोटेंशियल से रिलेटेड जो डेटा है वो इतना रिफाइन नहीं है। क्योंकि हमारे देश में सेंसस तो होते हैं, यानी जनगणना तो होती है, हर 10 साल के बाद जनगणना होती है और सोशियो इकोनॉमिक सेंसस भी होता है। लेकिन उसके बावजूद हमारे देश में जो ह्यूमन कैपिटल है और ह्यूमन पोटेंशियल से रिलेटेड जो डेटा है उतना रिफाइन नहीं है। अगर बात किया जाए तो हमारे देश में बहुत सारा सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस होना चाहिए। जैसे सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस की बात किया जाए, सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस की, अगर जब बच्चे का जन्म होता है, यानी पूरे देश की बात करें, पूरे देश में जो बच्चों का जन्म होता है तो जन्म के समय उनका वेट कितना होता है, इसका कोई सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस है कि भाई जो न्यूबॉर्न बेबी है यानी बच्चे के जन्म के समय उसका वेट कितना है। पूरे देश में जितने भी नए बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म के समय उनका वेट कितना है, इसका कोई सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस यानी इसका कहीं पे एक ऐसा डाटा इकट्ठा है। या कि फिर जितने बच्चे स्कूल में एंटर करते हैं, या कि 5 साल की उम्र वाले बच्चों की हाइट और वेट कितना होता है, इसका कोई सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस है। या कि कितने बच्चे सेकेंडरी एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं, या कि कितनी महिलाएं, कितनी वुमेन जो है फॉर्मल सेक्टर में काम कर रही हैं, कितनी महिलाएं फॉर्मल सेक्टर या कि ऑर्गेनाइज सेक्टर या कि जो संगठित क्षेत्र में काम कर रही हैं और उनकी सैलरी मेल के बराबर है, उनकी सैलरी पुरुषों के बराबर है, इसका कोई सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस है। ये सारे सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस होना चाहिए, यानी ये सारी चीजें क्या होना चाहिए, कोई ऐसा डेटा इसका इकट्ठा करना चाहिए और साथ ही इसे जो डेटा होगा उसे स्टेट के साथ भी आपको साझा करना चाहिए, एनजीओ के साथ भी साझा करना चाहिए, सिविल सोसाइटीज के साथ भी साझा करना चाहिए, ताकि वो इसके ऊपर काम कर सके। और
और ये सारे जो पैरामीटर्स हैं, ये जितने भी पैरामीटर्स हैं, ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि इन पैरामीटर्स की सहायता से गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इफेक्टिव पॉलिसी बना सकती है। यानी इन पैरामीटर्स की सहायता से गवर्नमेंट इफेक्टिव पॉलिसी बना सकती है। यानी इन पैरामीटर्स की सहायता से कि भाई एक साल में जितने भी नए बच्चों का जन्म हो रहा है, जन्म के समय उनका वेट कितना है, उससे उन्हें क्या पता चल जाएगा कि महिला की जो हेल्थ कैसी है उसके बारे में पता चल जाएगा, कितने बच्चे स्कूल में इंटर करते हैं, या कि सेकेंडरी एजुकेशन कितने बच्चे कंप्लीट करते हैं, या कि वुमेन की कंडीशन क्या है। तो ये सारे जितना भी पैरामीटर्स है, इसकी सहायता से गवर्नमेंट एक इफेक्टिव पॉलिसी बना सकती है। अगर बात की जाए तो जो अंडर एज, जो कम उम्र में जो लड़कियों की शादी हो जाती, इसे तो पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। जो कम उम्र की शादी होती है उसे पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। और गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि हर एक लड़की सेकेंडरी एजुकेशन को तो कम से कम कंप्लीट करेगी। यानी जो अंडर एज मैरिज है उसे खत्म कर देना चाहिए। साथ ही गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि हर एक गर्ल, हर एक लड़की सेकेंडरी एजुकेशन को तो कंप्लीट करेगी, सेकेंडरी एजुकेशन को तो कंप्लीट करेगी। और एटलीस्ट और मैक्सिमम यानी रूरल एरिया की लड़कियां, यानी रूरल एरिया यानी जो ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली लड़कियां, उनके लिए तो कंपलसरी है कि वो सेकेंडरी एजुकेशन को कंप्लीट करे। और अगर वो सेकेंडरी एजुकेशन को कंप्लीट करती है तो इसके बाद भी वो पढ़ सकती है। और अगर वो पढ़ती है देन उसकी मैरिज लेट होगी। और अगर उसकी शादी लेट होती है तो जो कम उम्र में शादी करने वाली जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं लड़कियों के साथ, वो सारी प्रॉब्लम्स वो फेस नहीं करेगी। दूसरा, चूंकि पढ़ी लिखी रहेगी, एजुकेटेड रहेगी, अवेयर रहेगी, तो क्या है वो अपने रिप्रोडक्टिव राइट के बारे में भी जान सकती है। तो इस तरीके से उसे करना चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या कर सकता है, स्कूल या कि जो दूसरे प्लेसेस है वहां पे सेवरल यानी अलग जो सेपरेट टॉयलेट्स का इंतजाम किया जा सकता है, यानी टॉयलेट्स बनवाए जा सकते हैं। सैनिटरी पैड बांटे जा सकते हैं लड़कियों को। इसके अलावा बॉयज को यानी लड़कों को क्या बायोलॉजी भी सिखाई जा सकती है। बॉयज को बायोलॉजी भी सिखाई जा सकती है। उन्हें जेंडर कंपैरिजन के बारे में बताया जा सकता है, जेंडर कंपैरिजन के बारे में बताया जा सकता है। ये सब करके ना केवल स्कूल कंप्लीशन रेट को बढ़ाया जा सकता है, इसके अलावा जेंडर पैरिटी को भी सुनिश्चित किया जा सकता है। यानी स्कूल कंप्लीशन रेट तो बढ़ेगा ही, इसके अलावा जेंडर पैरिटी को भी इंश्योर किया जा सकता है। जेंडर पैरिटी इट मींस जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी को भी इंश्योर किया जा सकता है। ये हो गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो स्कूल लिविंग बॉयज या गर्ल्स हैं, स्कूल लिविंग बॉयज या गर्ल्स हैं, स्कूल जो छोड़ने वाले बॉयज या गर्ल्स हैं, उन्हें कंसेंट का मतलब बताया जा सकता है कि भाई आखिरकार कंसेंट का मतलब क्या होता है। कि अगर दो लोग कभी अगर फिजिकल रिलेशन करते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स अगर फिजिकल रिलेशन करते हैं आफ्टर मैरिज या मैरिज से पहले, तो क्या करें वो कंसेंट के बारे में जाने कि भाई दोनों पक्ष की रजामंदी होनी जरूरी है, या कि उन्हें कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बताया जाए, कंसेंट के बारे में पता चले, या कि कॉन्ट्रासेप्शन लाइक कॉन्डोम या कि पिल्स के बारे में बताया जाए। तो ये सब करके क्या जो बिना कंसेंट के जो प्रेगनेंसी होती है उसे रोका जा सकता है, और जो प्रेगनेंसी है उसे एंजॉयबल बनाया जा सकता है, डिजायरेबल बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से प्रेगनेंसी को
जो फोर्सफुली होती है उसे रोका जा सकता है। तो क्या क्या हमने इसमें डिस्कस किया, कुछ 4-5 पॉइंट्स डिस्कस किए। एक तो इसको हटाए, अब प्रेगनेंसी भी हो गई। अब प्रेगनेंसी होने के बाद अब क्या है, अगर बच्चा यानी अगर बच्चे की बात किया जाए तो अधिकांश बच्चे तो डेथ ही हो जाती है, यानी सारे बच्चे जीवित हो ये तो पॉसिबल है नहीं, बच्चों की डेथ हो जाती है। तो हमारे देश में जो स्टिल डेथ रेट है, स्टिल डेथ रेट है वो बहुत ज्यादा है। स्टिल डेथ रेट का मतलब क्या होता है, स्टिल डेथ रेट का मतलब होता है जन्म के समय बच्चे की मृत्यु हो जाना, या कि गर्भ में, या कि जैसे वो जन्म के तुरंत बाद, यानी कि बच्चे की मृत्यु हो जाना गर्भ में या जन्म के तुरंत बाद, जन्म के तुरंत बाद। ये स्टिल डेथ रेट नहीं होता, ये स्टिल बर्थ रेट होता है। ये हो गया, यानी स्टिल बर्थ रेट मतलब होता है कि गर्भ के समय, गर्भ में ही बच्चे की मृत्यु हो जाना है, या कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु हो जाना। तो हमारे देश में स्टिल बर्थ रेट जो है बहुत ज्यादा है, लेकिन इसे नियोनेटल डेथ रेट में काउंट कर दिया जाता है। नियोनेटल डेथ रेट क्या होता है, नियोनेटल डेथ रेट होता है कि बच्चे की जन्म के 28 दिन के अंदर बच्चे की मृत्यु हो जाना, कि जो बच्चे की जन्म हुआ उसके 28 दिन के अंदर बच्चे की मृत्यु हो जाना, उसे हम बोलेंगे नियोनेटल डेथ रेट। तो हमारे देश में जो होता है स्टिल बर्थ रेट जो होता है बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन इसे काउंट कर दिया जाता है नियोनेटल डेथ रेट में, जबकि इसे अलग सेपरेट रखना चाहिए। इसको अगर सेपरेट रखते हैं तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है हमारे देश के हेल्थ सेक्टर के बारे में पता चलता है, हमारे देश के हेल्थ सेक्टर के बारे में पता चलता है। इसके अलावा यह पता चलता है कि वुमेन को रिप्रोडक्टिव राइट है कि नहीं है, वुमेन अपने रिप्रोडक्टिव राइट के बारे में जानती है कि नहीं जानती है, वुमेन के रिप्रोडक्टिव राइट के बारे में पता चलता है। ये हो गए। अब बच्चे के जन्म के समय जो उसका वेट होता है, जो उसका भार होता है, वो केवल नंबर नहीं होता है कि आप उसका नंबर बता दें कि 1 किलो या 2 किलो या 5 किलो है ना, वो नंबर नहीं होता है। वो यानी जो बच्चे के जन्म के समय जो वेट होता है वो केवल नंबर ना होकर और भी बहुत कुछ बताता है। अगर बच्चे का वेट अगर कम है तो बच्चे का वेट कम है, इट मीन्स की मदर की हेल्थ भी उतनी सही नहीं है, यानी मदर की हेल्थ के बारे में पता चलता है, हमें मदर की हेल्थ के बारे में पता चलता है। इसके अलावा फैमिली स्टेटस के बारे में पता चलता है कि फैमिली स्टेटस क्या है, फैमिली स्टेटस क्या है, उनके परिवार में फूड सफिशिएंसी है कि नहीं है, फूड सफिशिएंसी है कि नहीं है, इसके बारे में पता चलता है। इसके अलावा ये पता चलता है कि भाई फैमिली में मदर की कंडीशन क्या है। इसके अलावा पता चलता है कि जो मदर है वो प्राइमरी हेल्थ सेक्टर को, प्राइमरी हेल्थ केयर को एक्सेस कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, प्राइमरी हेल्थ केयर को एक्सेस कर पा रही नहीं कर पा रही। इसके अलावा ये पता चलता है कि मदर को न्यूट्रिशन फूड अवेलेबल है कि नहीं है, न्यूट्रिशनल फूड अवेलेबल है कि नहीं है, ये सारी चीजें पता चलती है। यानी कि बच्चे का जो जन्म होता है, जन्म के समय अगर उसका अगर वेट ले लेते हैं, यानी पूरे देश में जितने भी बच्चे हैं अगर उनके जन्म के समय उनका अगर वेट को एक सेंट्रलाइज डाटाबेस में रख लिया जाता है तो उससे हमें बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। तो मदर की हेल्थ के बारे में पता चल जाता है कि भाई बच्चे का अगर वेट कम है तो मदर की हेल्थ कैसी होगी, फैमिली स्टेटस के बारे में पता चल जाता है। तो इससे पता चल जाएगा कि भाई कौन कौन बीपीएल
में आ सकते हैं, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन में आ सकते हैं, या कि किसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है जिन्हें गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है। इसके अलावा ये पता चल सकता है कि भाई वहां पे फूड सफिशिएंसी है कि नहीं है, भाई उन्हें खाद्य सुरक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये पता चल सकता है कि भाई न्यूट्रिशनल फूड उसे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिलेगा और बच्चे का वेट पहले से कम है और बच्चा पहले से कमजोर है, और अगर उसे पोषक आहार अगर नहीं मिलता है देन उसका डेवलपमेंट और नहीं होगा। ये पता चल सकता है कि भाई महिला जो है उसे प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड हुई कि नहीं हुई। तो ये सारी चीजें हमें वेट के साथ पता चल सकती है। अब गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि एक डिजिटल हेल्थ कार्ड लेके आया जाए। गवर्नमेंट प्लान कर रही है डिजिटल हेल्थ कार्ड लेकर आया जा। अब जब गवर्नमेंट डिजिटल हेल्थ कार्ड ला सकती है तो इसके अलावा गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बहुत सारे जो डेटा है डेटा को इकट्ठा भी कर सकती है और वो डेटा को स्टेट के साथ भी साझा कर सकती है, एनजीओ के साथ साझा कर सकती है, ताकि उसका यूज किया जा सके। क्योंकि अगर जैसे बच्चा अगर जन्म लिया और जन्म के समय अगर उसका वेट कम है और आने वाले टाइम में भी उसे न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिल रहा है, तो इसका क्या होगा, इसका प्रभाव ये होगा जब उसकी स्कूल स्टार्ट होगी तो और बच्चों की तुलना में वो कमजोर होगा, वो उसकी आउटकम कम होगी, उसकी आउटकम उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगी। इसके अलावा उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी नहीं होगा और उसका मेंटल डेवलपमेंट भी नहीं होगा, वो कुछ नई चीजें नहीं सीख पाएगा, वो एजुकेटेड नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, वो नई स्किल्स नहीं सीख पाएगा। तो क्या होगा, जो एम्प्लॉयबल नहीं बन पाएगा, उसे जॉब नहीं मिल पाएगी। जब जॉब नहीं मिल पाएगी तो क्या होगा, उसकी कंडीशन और ज्यादा खराब होगी। जैसे उसके जो फैमिली में उसके माता पिता गरीब थे तो अब चूंकि वो बेरोजगार है तो वो भी गरीब होगा, या कि फिर वो अपने फैमिली बिजनेस को ही संभाल सकता है। फैमिली बिजनेस क्या, लाइक खेती है, 1 एकड़ में अगर उसकी फैमिली है तो वो भी उसी में शामिल हो सकता है। तो इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बर्डन बढ़ेगा। जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर की बात किया जाए तो हमारे 60 to 70% एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं ऑलरेडी, और जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा नहीं है। यानी अगर बात किया जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या कि थर्ड इज आईटी सेक्टर, इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन सबसे कम है, लेकिन वहां पे बर्डन बहुत ज्यादा है। यानी वहां पे लोग ज्यादा हैं लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कम है, तो वहां पे और ज्यादा बर्डन बढ़ेगा। और एक तरह से एक ये साइकिल बन जाएगी कि भाई माता पिता भी गरीब, अब वो भी गरीब, एंड देन उसके बाद आने वाले उसका फ्यूचर भी गरीब। तो एक तरीके से जो जनरेशन पॉवर्टी है ये एक तरीके से चलती रहेगी। तो ये हो गया। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो 0 से 5 साल के बच्चे जो स्कूल इंटर करते हैं, अगर उनका डेटा इकट्ठा कर लिया जाए तो इससे क्या फायदा होगा, इससे भी फायदा होगा। ये सबसे पहले पता चलेगा कि जितने भी बच्चे हैं देश में सभी को वैक्सीनेशन, यानी सभी का टीकाकरण, वैक्सीनेशन या कि टीकाकरण हुआ कि नहीं हुआ, सभी बच्चों को माँ का दूध मिला कि नहीं मिला। इसके अलावा ये पता चलेगा भाई न्यूट्रिशनल फूड उपलब्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये जरूरी है। इम्प्रूव्ड लर्निंग के सहारे भी किया जा सकता है, यानी लर्निंग आउटकम को बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि जो प्रपोर्शन है, यानी जो गर्ल्स एंड बॉयज का, वो दोनों का इक्वल होना चाहिए। यानी जो स्कूल पास आउट हो, यानी स्कूल को क्लियर करे, उनमें गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो इक्वल होना चाहिए। गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो इक्वल होना चाहिए। इसके अलावा जो रूरल एंड अर्बन एरिया, यानी जितने अर्बन एरिया से लड़के लड़कियां पास हो रहे हैं उतने ही रूरल एरिया से भी पास आउट हो। तो इस तरीके से ये सब करके जो देश है उसे इम्प्रूव किया जा सकता है। यानी जो यहाँ की जो हेल्थ सेक्टर, यहाँ का जो एजुकेशन सेक्टर है उसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये जो टॉपिक है हमारा आज कंप्लीट होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टॉपिक।